नमस्कार। सरल आयुर्वेद की इस श्रेणी में मैं वैद्य निकुल पटेल आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वर्ग के माध्यम से हम आयुर्वेद के सूक्ष्मतम जो बेसिक प्रिंसिपल है, मूलभूत सिद्धांत है, उसको हम सूक्ष्म स्वरूप से लेकिन सरल स्वरूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक के बाद एक वीडियो हम समझते जाते हैं। आप भी अपनी नोट बनाते रहिए और आपको जो कोई भी क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, वो आप हमें हमारे व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए आप भेजते रहिए। आपका जो उत्तर है वो वीडियो के द्वारा या पर्सनलाइज आपको भेजा जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस श्रेणी में, इस सेशन में। सरल आयुर्वेद में आगे हमको जो देखना है वो बात है पंच महाभूत और त्रिदोष का संबंध क्या है। अभी तक हमने पंच महाभूत से हमारे जो शरीर की उत्पत्ति है, वो उत्पत्ति के साथ पंच महाभूत के कौन से गुण है, कर्म है, उनके धर्म है, वो सारी बात हमारे शरीर के साथ कैसे जुड़ी हुई है, हमारे हर एक कर्म के साथ, हमारे हर एक कृति के साथ उनके गुण किस प्रकार से जुड़े हुए और उसकी क्या इफेक्ट हमारे शरीर पर होती है, हमारी क्रिया पर होती है, हमारे जीवन व्यवहार पर होती है, वो सारी बातें हमने समझने की कोशिश की। अभी यहां से आगे बढ़ते, जैसे आयुर्वेद शुरू होता है तो आयुर्वेद हम सबको एक ध्यान में है, आयुर्वेद में एक चीज है, वो है वायु पित्त कफ, 3 दोष है, जिसको दोष बोला है। तो दोष मतलब खराब चीज ऐसा नहीं है, लेकिन इसको 3 दोष शब्द से बताया है। तो अभी तो हमने पंच महाभूत और उसके गुण देखे और ये 3 दोष है, 5 के 5 तो है नहीं। तो ये पंच महाभूत और 3 दोष जो त्रिदोष है, वायु पित्त और कफ, इनका संबंध किस प्रकार से, उनका उसके साथ क्या मेल जोल है, किस प्रकार से उसको समझना है, ये बात इस सेशन में हमको समझना है। अभी जो शरीर है वो शरीर स्थूल शरीर है और जो हमने पंच महाभूत देखे उसमें से कुछ जो है वो सूक्ष्म है, जैसे आकाश तो सूक्ष्म है। तो हमको ये ध्यान में आता है कि आकाश महाभूत और वायु महाभूत की जैसे हम समझने की कोशिश शुरू की तो दोनों के गुण करीब करीब है, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सत्व रज तम इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा बहुत है, लेकिन चेंज कम है, लेकिन दोनों एक जैसे लगते थे। तो जहां पर हमको देखना है तो वही है कि वायु महाभूत और आकाश महाभूत दोनों सेम टू सेम चलता है। तो ये दोनों को मिलाकर होता है वायु दोष। अभी यहां पर आकाश जो है, आकाश महाभूत है, वो सूक्ष्म है, उसकी मौजूदगी का और हमारे उसके जो गुण है जो वायु में भी है, उसके सिवा के जो कुछ है उसको रोगावस्था के साथ बहुत ही लेन देन नहीं है, ऐसा है। तो जो स्थिति हमारे शरीर में रोग अवस्था की है या स्थूल शरीर की है, वहां पर आकाश महाभूत नैवत है, मतलब उसका रोल नैवत है। इसलिए आकाश महाभूत और वायु महाभूत दोनों को मिलाकर बनता है वायु दोष। तो वात जो है, वात दोष जो बोलते हैं, उसमें आता है वायु महाभूत और आकाश महाभूत। वाती इति वातः, जो बहता है वो वायु है। तो मतलब जो गतिशील है, क्रियाशील है, ये सारी बात हमने वायु महाभूत के साथ लिए। तो यहां पर वायु दोष में क्या आता है कि वाती इति वातः, जो बहता है वो वायु दोष है। तो यहां पर वायु महाभूत और आकाश महाभूत ये दोनों का संगम है, जहां पर आकाश महाभूत वो क्रियाहीन है, वो क्रियाशील नहीं है, जबकि वायु महाभूत है वो सक्रिय है, क्रियाशील है। इसीलिए ये दोनों को मिलाकर बनता है वात दोष। तो ये बात हुई हमारे वात दोष की। अभी दूसरा जो आएगा वो पित्त दोष।
अब ये 5 महाभूत में एक ही महाभूत ऐसा है कि जिसकी स्वतंत्र अस्तित्व के साथ दोष में समाविष्ट हुआ है, वो है अग्नि महाभूत। क्योंकि अग्नि महाभूत है वो अलग है, क्योंकि वो उष्ण है, तीक्ष्ण है, गर्म है। तो यहां पर उसके साथ किसी का मेलजोल नहीं रहता है। तपति ही इति पित्तम, जो तपता है मतलब तप्त है, जो जलता है, वो पित्त है। तो जो अग्नि महाभूत है वो केवल अकेला उस बन गया पित्त दोष। अब बाकी बचे 2, जल महाभूत और पृथ्वी महाभूत। ये दोनों के गुण भी करीब करीब है, तो ये दोनों मिलाकर बनता है कफ दोष। तो पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत ये दोनों के जो गुण है उसमें बहुत ही साम्यता है। जैसे दोनों गुरु है, दोनों शीत है, दोनों स्निग्ध है, तो ये सब मिलकर बनता है कफ दोष। तो वैसे भी जो जल महाभूत है उसकी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसका पृथ्वी महाभूत उसका आश्रय स्थान है। बिना पृथ्वी महाभूत के जल महाभूत का अस्तित्व नहीं रहता है, तो उसका आश्रय है पृथ्वी महाभूत। इसीलिए जल और पृथ्वी दोनों मिलाकर है। अगर जल का कोई भी गुण प्रदर्शित करना है तो उसमें उसको पृथ्वी महाभूत की आवश्यकता है। जैसे हमको पानी की स्निग्धता अगर चेक भी करनी है तो मिट्टी में मिलाएंगे तभी उसकी स्निग्धता को हम महसूस कर पाएंगे। तो ये कीचड़ बनता है। तो जैसे समंदर है, नदी है, मिट्टी है, और हमारे भीतर भी, तो ये जहां जहां पर जल महाभूत है वो केवल अकेला नहीं रह सकता है, उसको स्थान चाहिए, आश्रय चाहिए, और आश्रय हमेशा पृथ्वी महाभूत का ही रहा है। तो दोनों को मिलाकर हमारे आचार्यों ने बनाया कफ महाभूत। तो कफ दोष, कफ महाभूत नहीं, कफ दोष। तो वायु दोष, पित्त दोष और कफ दोष, ये 3 हुए दोष। तो ये तीनों दोषों को त्रिदोष संज्ञा दी है। तो यहां पर हमने कफ जो दोष है उसको श्लेष्मा भी बोलते हैं। आश्लेषयति इति श्लेष्माहा, मतलब होता है जो आश्लेष करता है, जो चिपक जाता है। तो वो है, जैसे पानी मिट्टी में डाल दिया तो वो जो कीचड़ बनेगा उसको कहीं भी लगाओ चिपक जाता है। तो श्लेष्मा जो शब्द है वो कफ दोष का एक पर्याय है। और केन फलति इति कफः, मतलब जो जल तत्व में से पैदा होता है वो कफ है। तो ये पंच महाभूत के साथ 3 दोष है, वायु पित्त कफ, उसका संबंध किस प्रकार से है, उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से, वो हमने देखा। तो पहले हमने पंच महाभूत की सारी बातें समझी और उसमें से आगे हमने आए तो त्रिदोष कैसे उत्पन्न हुआ और किस किस को जोड़कर किस प्रकार से 3 दोष बने। तो अभी फिर से उसको एक बार देख लेते हैं। तो पहला हुआ आकाश महाभूत और दूसरा हुआ वायु महाभूत, ये दोनों मिलकर बना है वायु दोष। अग्नि महाभूत वो केवल अग्नि महाभूत, वो है पित्त दोष। और जल महाभूत के साथ पृथ्वी महाभूत, ये दोनों मिलकर बना है कफ दोष। तो ये त्रिदोष है। अभी त्रिदोष ये आगे जाके हम जब भी आयुर्वेद की आगे जो डेफिनेशन समझेंगे, सारी बातें अभी रहेगी। वो पंच महाभूत के बाद आ गया अब त्रिदोष। अब हम त्रिदोष से ही आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये उसमें भी अभी डिटेल में हमको जाना है, लेकिन नेक्स्ट सेशन से।